कॉलेज वापसी पर मैं बर्गर का ठेला लगाकर अपना और अपने अनाथ बहन भाइयों का खर्च पूरा करता था। मेरे जूते फटे देखकर एक दिन प्रोफेसर साहब ने मुझको पूरी क्लास के सामने बेइज्जत कर क्लास से बाहर निकाल दिया। मैं मंदिर में जाकर रोने लगा। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे। इंसान की जिंदगी में किसी भी तरह का दुख आ जाए तो वह हंसकर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कभी माँ बाप के जाने का दुख नहीं आना चाहिए। यह दुख संतान को तोड़ देता है। सुबह सवेरे मैं बरामदे में बिल्कुल चुप पिताजी के पिंजरे को देख रहा था, जिसमें वह अपनी पसंद की चिड़िया पालते थे। आज वह पिंजरा था, लेकिन पिताजी नहीं थे। उनके देहांत को आज पूरे 2.5 साल बीत गए, लेकिन मैं आज भी इस समय पर खड़ा हुआ था जब मेरे पिताजी इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़ गए थे। मेरी उम्र 19 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियां एक 40 साल के मर्द के जितनी मेरे कंधों पर डाल दी गई थी। मेरे छोटे 2 बहन भाई थे, जिनका पूरा खर्च मेरे ऊपर है। मैं अपने सपने भी पूरे करना चाहता था। मैं आईएएस का एग्जाम देना चाहता था, एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं इस सपने पूरा नहीं कर पाऊंगा। कॉलेज से वापसी पर मुझे बर्गर का ठेला लगाना पड़ता था ताकि घर का गुजर बसर चल सके। इस दौरान मैं अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान देता, यह मेरी समझ से बाहर था। काफ़ी देर तक वहाँ अकेला बैठा चिड़ियों को देखता रहा। फिर कॉलेज जाने के विचार से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और तैयारी करना चाहता था, मगर अपनी पढ़ाई किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे पिताजी भी मुझे उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे। उनका भी यही सपना था कि उनकी तीनों संतान में से कोई एक संतान जरूर बड़ा अफसर बने, और मेरे ने दिल में इरादा बांध लिया कि मैं भी अपने स्वर्गीय पिता का सपना पूरा करके ही रहूंगा। काफ़ी देर तक मैं पिताजी के बारे में सोचता रहा और फिर अपना बैग लिए कॉलेज की तरफ चल पड़ा। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं थे कि मैं कॉलेज किसी टैक्सी में जाता। मैं पैदल ही सारा रास्ता तय करता था। लगभग मुझे घर से कॉलेज जाने में 1 घंटा लग जाता था, मगर मैं मजबूर था अपने घर को चलाने के लिए। मुझे यह परेशानी तो झेलनी ही थी। अभी मैं अपनी ही धुन में चला जा रहा था कि अचानक मुझे एकदम ठोकर लगी। मैं खुद को संभाल लिया था, वरना मैं मुंह के बल जमीन पर गिर जाता, लेकिन इससे मेरा जूता फट गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ चुका था। जूता फटने के बाद मेरे अंगूठे पर बहुत ज्यादा चोट आई थी। मैं वहीं फुटपाथ पर बैठकर कुछ पल सुन रहा था और फिर कुछ देर बाद अपना सर झटक कर खड़ा हो गया था। दर्द बर्दाश्त करने का भी मेरे पास समय नहीं था। अगर मैं यहीं बैठा रहता तो मेरी क्लास मिस हो जाती, और मैं अपनी क्लास किसी भी तरह मिस नहीं करना चाहता था। मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मुझे अपनी सारी पढ़ाई कॉलेज से ही कवर करनी थी। एक लंबी दूरी तय करने के बाद मैं कॉलेज पहुंच गया था। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरा दोस्त दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने फिर मुस्कुराहट से उसे गले लगा लिया और हम दोनों क्लासरूम की तरफ बढ़ रहे थे। रोनित मेरी तरफ देखते हुए अचानक बोला, तुम कुछ पैसे बचाकर अपने लिए कोई नए जूते ले लो, यह काफी पुराने हो गए और सब देखो यह फट भी गए। वह मेरे फटे हुए जूते देखकर बोला था। वह कहने को मेरे पास बहुत से जवाब थे, लेकिन मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता था। बस सर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। हम क्लास में गए तो सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर बैठ चुके थे। सिर्फ टीचर के आने का इंतजार किया जा रहा था। मैं और रोनित भी पिछले हिस्से की तरफ जाकर बैठ गए थे। मेरा जूता फटा हुआ था, यूनिफॉर्म भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मैं पिछली ही सीट के लिए चुनता था। कुछ बीते थे और अपनी टीचर क्लास में आ गए। सारे स्टूडेंट उनके वेलकम के लिए खड़े हो गए थे। उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला था, जबकि वह सबको बैठने का इशारा करके किताब निकालने का कह रहे थे और बोर्ड की तरफ ध्यान दे रहा था। जब अचानक उन्होंने मुझे खड़े होने का इशारा किया था, मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखा कि अचानक से उन्हें क्या हो गया है। हालांकि मैं तो पीछे की ही बैठा हुआ था। वह मुझे देखते हुए कठोर स्वर में बोले, बाहर आओ। उनका यह अंदाज मेरी समझ से बाहर था। अभी कुछ देर पहले तो वह बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक सर को क्या हो गया। मैं खामोशी से अपना कॉलर ठीक करके बाहर आ गया। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, दहाड़ कर बोले, यह क्या कपड़े पहन कर आए हो तुम? यह कॉलेज है या कोई फैशन पार्टी? पैंट फटी हुई, दूसरी शर्ट फटी हुई, जूते का हाल देखा है तुमने? क्लास इस तरह ली जाती है? उनका यह कहना मेरा सर झुक गया। वह बिना संकोच किया पूरी क्लास के सामने मुझे डांट रहे थे। मैं हर टीचर को बताना चाहता हूँ कि हर बच्चा एक जैसा दिमाग का नहीं होता, हर बच्चे की जेब एक जैसी नहीं होती। हमारे समाज के टीचर्स को चाहिए कुछ एक बच्चे जो आपकी नज़र में खटक रहे होते हैं, उनसे अकेले में जाकर पूछ ले।
क्योंकि उनके दिल में क्या चल रहा है और वह किस दर्द से गुजर रहे हैं यह आप नहीं जानते। मैं बिल्कुल चुप रहा, मैं कुछ नहीं कहा। वह मुझे देखते हुए फिर बोले, मेरी क्लास में तुम इस तरह के कपड़े और इतने गंदे जूते के साथ नहीं बैठ सकते। मैं एक उसूल पसंद इंसान हूँ। कुछ दिनों पहले भी मैंने तुम्हें एक बार वार्निंग दी थी कि अपने बाल सही करो, लेकिन तुमने मेरी बात अपनी सर से ऊपर निकाल दी थी और आज फिर तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं इस बार भी कुछ नहीं बोला था। मैं हर टीचर की इज्जत करता था। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, टीचर पिता की तरह होते हैं, उनको एक पिता की तरह इज्जत देनी चाहिए। वह फिर बोले थे कि आप क्लास से बाहर जाइए। अगर आपके पास जूते आ जाए और यह गंदा यूनिफॉर्म चेंज करने के पैसे आ जाए तब मेरी क्लास में आना, वरना मैं आप जैसे फटे हाल स्टूडेंट को अपनी क्लास में बैठने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं उन्हें कहूँ कि आप मेरी सारी टेस्ट कॉपी देख लें। मैंने किस तरह वर्क किया है, लेकिन मैं बेवजह किसी से उलझना नहीं चाहता था। पिताजी के देहांत के बाद मुझे बिल्कुल चुप लग गई थी। मैं चुपचाप बाहर आकर लॉन में बैठ गया था और आसमान को घूरने लगा था। काफ़ी देर तक मैं खामोशी से वहीं बैठे रहा था और फिर बेल हो गई। मुझे देखकर रोनित अपनी तरफ भाग कर आता हुआ दिखाई दिया। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था। फिर सिर्फ रोनित था जिसने मेरी गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि हमेशा मेरे सामने खड़े होकर मुझे हिम्मत दी थी। वह मेरे पास आकर गहरी सांस लेकर बोला कि मैं तुम्हें सुबह ही कहा था, मैं जानता हूँ केमिस्ट्री के सर किसी तरह नहीं मानते। तुमसे पहले भी वह 2 स्टूडेंट को अपनी क्लास से इसी तरह जलील करके निकाल चुके हैं। मेरा कहना मानो, कुछ पैसे बचा लो, अपने लिए नए जूते खरीद लो। तुम लड़के हो, बाहर उठना बैठना होता है, इस तरह कैसे गुजारा होगा। जबकि मैं चुप रहा। हम दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ रहे थे ताकि कुछ खा सके। मैं सुबह का नाश्ता करके नहीं आया था क्योंकि मेरी माँ शुगर की पेशेंट थी। सुबह सुबह अगर वह जाग जाए तो उनकी तबीयत सारा दिन निढाल रही थी। इस बात का मुझे बहुत अच्छे से पता था। पिताजी के बाद मैंने अपनी माँ को हथेली का छल्ला बना लिया था। उनके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं था जिसकी गोद में मैं अपना सर रख सकूं, अपने दिल का हाल बता। हम दोनों कैंटीन में गए तो रोनित ने 4 समोसे ऑर्डर किए थे। मैंने अपनी आगे वाली जेब से पैसे निकाल कर रोनित मेरे हाथ पर हाथ मारते हुए बोला, खबरदार, कल भी तुमने ही दिए थे, आज मैं दूंगा। जबकि मैं हंस कर रह गया था। समोसे लेकर हम दोनों ही ग्राउंड में आ गए थे। वह मेरे पास बैठते हुए गंभीरता से बोला था, मुझे समझ नहीं आता तुम आईएएस का एग्जाम कैसे दोगे। उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी होती है, मगर तुम ठेला लगाते हो, सारा दिन वहीं गुजारते हो, रात ही काफ़ी हो जाती है। मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ। जबकि उसकी बात सुनकर मैं चुप रहा था। वाकई इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। वह मेरा सपना एक न एक दिन जरूर पूरा करवाएंगे। समोसे खाकर हम दोनों वापस क्लास की तरफ चल पड़े थे। दूसरा पीरियड शुरू होने वाला था। इस बार मैं जानबूझकर कोने वाली बेंच पर बैठा था ताकि टीचर मेरे पैरों को ना देख सके। पूरी क्लास के बीच में मैं काफ़ी घबराया हुआ था। अगर उनकी नज़र भी मेरे जूते पर पड़ जाती तो मेरी यह क्लास भी मिस हो जाती। लेकिन भगवान का शुक्र था कि वह अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर ही किए खड़े थे। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। सारी क्लास मैंने कुछ इस तरह ही ली थी और फिर छुट्टी के समय हम दोनों घर की तरफ चले गए थे। रोनित के पास बाइक थी। अक्सर वह मुझे घर ड्रॉप कर दिया करता था, लेकिन आज मैंने उसे मना कर दिया। मेरा इरादा मंदिर जाने का था। मैं कुछ देर भगवान जी के साथ बिताना चाहता था। सुबह हुई बेइज्जती के बाद मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लगता था कि मैं किसी भी समय रो पड़ूंगा। इसलिए मैं मंदिर की तरफ चला गया। वहाँ मुझे माँ की चिंता थी। हाँ मुझे माँ की चिंता जरूर थी कि वह मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन फिलहाल मैं मंदिर जाना जरूरी समझा था। मंदिर में जाते ही मैंने एक तरफ अपना बैग रखा था और जूते उतार कर मैं भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। आंखों से आंसू ही आंसू निकले थे। दिल बहुत परेशान था। ऐसा लगता था कि जैसे कभी उछल कर बाहर आ जाएगा। मैं भगवान से बोला था, हे भगवान, तू जानता है कि मैं कितनी मुश्किलों भरी जिंदगी गुजर रहा हूँ। मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तड़प रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिट्टी हो गया है। मेरे भगवान, एक तू ही है जो मुझे सब कुछ दे सकता है। मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, मगर न जानिए यह कैसे संभव होगा। लेकिन मुझे
तुझ पर विश्वास है, तू तो सबका रखवाला है तो सब कर देगा। रोते हुए भगवान से अपने हालात बता रहा था। दिल चाहता था कि चीख चीख कर रो पड़ूं, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल रखा था। काफी देर तक मैं आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था, आंसू साफ के। तब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है। वह मेरा हाथ पकड़कर मंदिर के कोने में ले गए थे, जबकि मैं धड़कते दिल के साथ उनके बराबर में बैठ गए। वह मुझे देखते हुए बोले थे, काफी देर से मैं देख रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? मेरा सर झुका हुआ था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सर उठाकर उन्हें कुछ बता पाता। क्या भगवान ने मेरी मदद करने के लिए उन्हें यहाँ भेजा था, या फिर वह भी मेरा मजाक बनाने आए थे? मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैं कुछ कहता इससे पहले उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मुझे देखते हुए बोले थे, चाचा हूँ तुम्हारा, इतना हक नहीं रखता कि मैं तुम्हारे हालात जान सकूँ। जानता हूँ भाई साहब के जाने के बाद तुम टूट गए हो, घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन तुमने कभी मेरे घर पर आकर मुझे यह नहीं बताया कि चाचू यह परेशानी है। क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते? मेरे पास कहने के लिए बहुत बातें थी, मगर आपको इतना ही दर्द हो रहा है तो आप इन 2.5 सालों के बीच खुद आ जाते। लेकिन मैं ना पहले कभी शिकायत की थी और ना आज। मैं उनसे शिकवा करना चाहता था। मैं पिताजी की तरह उनकी भी बहुत इज्जत करता था। वह फिर बोले थे, बताओ क्यों रो रहे हो, किस चीज़ की परेशानी है तुम्हें? तुम्हारे चाचू अभी जिंदा है, जो भी है परेशानी मुझे बोलो। उनका बार बार कहना मुझे कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर गया था, और फिर मैं सर झुकाकर उन्हें अपनी पढ़ाई के खर्च की परेशानी बताने लगा कि मैं आईएएस का पेपर देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पढ़ाई करने के लिए मुझे रुपए चाहिए। घर का गुजारा ही हो रहा है, लेकिन पढ़ाई का खर्चा उतना मेरे बस की बात नहीं। बस यही वजह मुझे परेशान कर रही है। पिताजी मुझे ऑफिसर बनना चाहते थे, यही सपना लेकर वह इस दुनिया से चले गए। बस मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने पिता का यह अरमान पूरा करूँ। मेरी बात सुनकर काफी देर तक वो चुप रहे थे और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले थे, भगवान तुम्हारा भला जरूर करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी मुश्किल हल हो जाए। अब मुझे अनुमति दो, देर हो रही है। उनका अचानक से बदलता हुआ प्यार मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगा था कि हो सकता है कि वह मेरी मदद करे, लेकिन आज के ज़माने में इतने बड़े दिल के लोग कोई नहीं है। अपना सगा खून भी ऐसे टाइम पर सफ़ेद पड़ जाता है। भला मैं उनसे क्या उम्मीद लगाता? मैं अपना सर झटक कर घर की तरफ चल पड़ा। मेरी सोचने के अनुकूल मेरी माँ दरवाजे के पास ही खड़ी थी, काफ़ी परेशान हो रही थी। पिताजी के देहांत के बाद वह मेरी हर खबर रखती थी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कितने बजे घर लौटा हूँ, मैं खाना खाया है या नहीं खाया, सब कुछ ऐसे लगता था जैसे वह मुझे एक छोटा सा बच्चा समझ कर पाल रही हो। मैं उनके इस प्यार को बहुत अच्छे से समझता था। मैं अंदर आया तो वहाँ मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बोली थी, विनय हद करते हो, तुमने घड़ी देखी है, 1 बजे तुम घर लौट आते हो और आज 2 बज गए हैं। तुमने अपनी बूढ़ी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, कहाँ थे तुम? वह पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली थी, जबकि मैं एक ही झटके में पूरा गिलास गले से नीचे धकेल गया था। और उसको देखते ही अब इतनी नम्रता से बोला था, मंदिर गया था, वहाँ देर हो गई थी। आप बताइए, दवाई लिया आपने? जबकि वह सर झुकाकर मेरे बराबर में बैठ गई और धीमी आवाज में बोली थी, कल रात ही तुम्हें बेटा बताया था कि मैं दवाई ख़त्म हो गई, अब तुम लाकर दोगे तो खा लूँगी। जबकि मैं फ़ौरन ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था। मेरे दिमाग से यह बात बिल्कुल ही निकल गई थी कि दवाई के पैसे मैं महीने शुरू में ही निकाल लिया करता था। मैं उनको देखते हुए बोला था कि बस मैं 10 मिनट में लेकर आया, आप मेरे लिए खाना गर्म करें। जबकि माँ तुरंत बोली थी कि नहीं बेटा, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद जाना, दवाई आती रहेगी। मगर मैं बेचैन हो गया था। माँ पास के सिवा और कोई रिश्ता नहीं था। मैं उनके मामले में बिल्कुल समझौता नहीं कर सकता था। उसकी बात को अनदेखा किया। मैं फ़ौरन बाहर की तरफ बढ़ता और ठीक आधे घंटे बाद उनकी दवाई लेकर आ गया। तो अब भी परेशान हो रही थी, पर हाल मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें दवाई खिलाई। और फिर अलग मिलने वाला डर था, हारने वाले पर मैं भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि उनके बाप के मरने के बाद भी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दी थी।
पूरा दिन रोज की तरह गुजरा था। खाना खाने के बाद मैं ठेले की तरफ चला गया। काफी देर तक मैं आज हुई चाचू से मुलाकात के बारे में सोचता रहा। घर पर भी एक दो बार मेरे दिल में विचार आया था कि माँ को आज मुलाकात के बारे में बताता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर खामोश हो गया। बेवजह उसका दिल दुखेगा। अक्सर वह यही कहा करती थी कि तुम्हारे चाचू ने पलट कर पूछा तक नहीं तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, कैसे जिंदगी गुजार रहे हो। उन्हें परिवार भी नहीं था। यही वजह थी कि मैं आज की बात भी गोल कर गया था। समय धीरे धीरे गुजरा रहा था। मैं अपना ठेला लगभग रात के 12:30 बजे बंद किया था और घर की तरफ चल पड़ा। थक कर के मेरी कमर टूटने लगी थी। लगातार खड़ा रहने की वजह से मुझे दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में गया था और लेटते ही गहरी नींद में खो गया था। अगली सुबह का सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। पूजा करके मैंने चिड़िया को दाना डाला और फिर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद ही अपना बस्ता ले कॉलेज की तरफ रवाना हो गया था, लेकिन आज मैं जानता ही नहीं था मेरे साथ कोई ऐसा हादसा होने वाला। मेरी जिंदगी किस तरह बदलने वाली। एक लंबी दूरी तय करने के बाद कॉलेज पहुंचा तो वहां रोहित मेरे इंतजार में ही खड़ा हुआ था। हम दोनों गले मिले थे और फौरन ही क्लास की तरफ चल पड़े। अभी मुझे बैठे कुछ देर ही बीती थी जब क्लास का पियोन पास आया था और मुझे देखते हुए बोला, प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हें याद किया गया है। मैं परेशान होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। ऐसा लगता था जैसे मेरी सांसें रुक चुकी है। प्रिंसिपल ऑफिस में बुलावे का मतलब और स्टूडेंट जानता है कि मैं पीयू को देखते हुए बोला था, कोई बात हो गई है, सब ठीक है ना। जबकि वह सर हाँ में हिलाते हुए बोला, मेरे ख्याल से तो सब खैरियत है, बाकी तुम जाओगे तब ही तुम्हें पता चलेगा। प्रिंसिपल ऑफिस से काफ़ी देर पहले तुम्हारे लिए बुलावा आया था, मैं तुम्हारा इंतजार में कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं अपनी बेंच से उठता। रोनित भी मेरे साथ खड़ा हुआ था। उन्होंने को देखते हुए बोला, सिर्फ इसको बुलाया गया है, तुम बैठ जाओ। मैं रोनित को बैठने का इशारा किया और खुद प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ से चला गया। मेरा दिल बहुत घबराया था। मैं लगातार एक ही प्रार्थना कर रहा था कि कल जिस तरह सर ने मुझे डांटा था कहीं उस वजह से न बुलाया गया हो, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं नए जूते और नई यूनिफॉर्म खरीद पाता। मैं अंदर गया तो वहाँ प्रिंसिपल साहब के साथ एक और आदमी भी बैठा हुआ था। मैंने उनसे अनुमति मांगी तो उन्होंने मुझे इशारे से अंदर बुला लिया था। मेरे अंदर जाते ही प्रिंसिपल सर मुझे देखते हुए बोले, आपको कब से बुलाया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल होश नहीं है। मैं सर झुकाकर शर्मिंदा से बोला था, सर आने में थोड़ी देर हो गई थी, अभी अभी पीयू ने मुझे बताया और मैं फौरन भाग कर आपके पास आया गया हूँ। सब खैरियत है? मैंने डरते हुए पूछा। मैं वाकई डर गया था। एक गरीब इंसान ऐसे समय में घबराते ही है। जब उस प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए बोले थे, दरअसल तुमसे मुलाकात मुझे नहीं करनी, यह तुम्हारे स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। मैं जो सर झुकाए खड़ा था, हैरान होकर उनकी तरफ देखा था। अचानक से यह धमाका मेरी समझ से बाहर था। मेरी नज़र उस अजनबी चेहरे पर गई थी जो मुस्कुराहट के लिए ही मुझे ही देख रहे थे। वह मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, आप मिस्टर विनय कुमार हैं? मैंने सर को हिलाया तो वह बोले, मुझे आपकी काबिलियत के बारे में पता है, आप काफ़ी होशियार स्टूडेंट हैं। मुझे मालूम हुआ है आप आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आप चिंतित इतने ही आपकी पढ़ाई का ए से लेकर जेड तक खर्च की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। आप जैसे काबिल स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क को आप जैसे ही नौजवान की ज़रूरत है। जबकि मैं हैरान था, भगवान क्या ऐसी भी मदद भेज सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। वह मेरा हाथ दबाते हुए बोले थे, आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वह मेरी तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए बोले थे। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह और बोले, आपको जूते, यूनिफॉर्म, किताबें सब प्रिंसिपल ऑफिस से ही मिल जाएंगे। फिलहाल आप यह बात अपने तक के रखना, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनको धन्यवाद कैसे करूं, मगर वह इंसान मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। मेरा कंधा थपथपाते हुए वह और बोले थे, अपना ख्याल रखना और कभी भी खुद के सपनों को बेमतलब मत समझना। अगर भगवान ने तुम्हारे दिल में यह बात डाली है कि तुम आईएएस का एग्जाम दो तो तुम हिम्मत नहीं हारोगे। यह बोलकर वह जा चुके थे। जबकि मैं ऐसा हो गया जैसे काटो तो शरीर में खून नहीं, मेरा हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहा था। यह इंसान कौन था जो फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आया था? प्रिंसिपल सर मुझे देखते हुए बोले थे, आप बहुत लकी हैं विनय की बेटा, आपको इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिली। यह जरूर कोई आपके रिश्तेदार या फिर पर्सनली आपको जानते होंगे। जबकि मैं इस पर भी कुछ नहीं बोला था, बस खामोशी से थैंक यू सर बोलकर क्लासरूम में आ गया था।
पूरा दिन मेरा इसी सोच में बीता था कि वह इंसान कौन था, उसने मेरी मदद क्यों की, आखिर उसकी मेरी मदद करके क्या हासिल होगा। इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। छुट्टी के समय मुझे एक बार फिर प्रिंसिपल से बुलावा भेजा गया। मैं वहां पहुंचा तो मेरे लिए जूते, यूनिफॉर्म और नई किताबें रखे देखते हुए बोले थे, यह उन्हीं की तरफ से है, यह तुम्हारे लिए भेजा गया है, तुम इसे ले जाओ। जबकि मैं चुपचाप सारा सामान उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। रोनित अपने घर जा चुका था, जबकि मैं पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरी आंखें बार बार भीग रही थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरा कल मंदिर में इस तरह रोना क्या मेरे भगवान को पसंद आ गया था। मैं यह सोचकर एक बार फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा था। भगवान का धन्यवाद करके मैं खूब रोया था, इतना कि मेरा शरीर हिलने लगा था। लगभग मैं मंदिर में आधा घंटा प्रार्थना ही करता रहा और फिर घर की तरफ गया। रोज की तरह आज भी माँ ने मुझे खूब डांटा था कि तुम देर क्यों करते हो, एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखाया करो, फिर मंदिर चले जाया करो। लेकिन फिलहाल मैं चुप रहा था। उन्होंने भी मुझे इस सारे सामान के बारे में पूछा था, मैंने उन्हें बता दिया था, जबकि माँ तो दुआएं दे रही थी। समय बीतता जा रहा था और वह आदमी बोला, ऐसे मदद करता था कि मैं खुद दंग रह जाता। समय गुजर रहा था और मैं उस चौराहे पर आकर खड़ा हो गया कि आज मेरा आईएएस का एग्जाम था। इस दिन का सपना मैं बरसों से देखता आ रहा था। बर्गर का ठेला लगाना और उसके बाद रात भर जागकर अपनी पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। जो लोग भगवान पर भरोसा रखकर आगे कदम बढ़ाते हैं वह कभी हिम्मत नहीं हारते। मैं एग्जाम हॉल में बैठा काफ़ी परेशान था। लगातार समय बीत रहा था और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी मुश्किलें आसान हो जाए, मेरा पेपर अच्छा हो जाए, मैं भी एक बड़ा अफसर बन जाऊं। मेरे पास ही एग्जाम हॉल के टीचर आ गए थे। तमाम स्टूडेंट को पेपर बांट दिया गया था। मैंने जैसे ही पेपर की तरफ निगाहें दौड़ाई तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं पेपर मेरी सोच के मुताबिक आया था। समय गुजरता जा रहा था और पूरे 1.5 घंटे बाद मुझसे पर्चा ले लिया गया था, लेकिन मैं संतुष्ट था। मैंने काफ़ी अच्छा पेपर दिया था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। दिल ऐसा परेशान था कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। अपने अनाथ बहन भाइयों की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर थी, विधवा माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और अब मेरा यह सपना मुझे दिन रात काम करने पर मजबूर कर रहा था। मैं रात भर पैकिंग का काम करता था कि घर की परेशानियां कुछ हल हो सके और फिर भगवान ने मेरी मेहनत, मेरी लगन का सिला मुझे दे दिया और मेरा आईएएस का एग्जाम पास हो गया था। उस दिन मैं भगवान के सामने गिरकर खूब रोया था। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे एक और मौका दे दिया जिसका मैं हकदार ही नहीं था। लेकिन आज मैं उस आदमी से मिलना चाहता था जिसने मेरी मदद की। मैं उस डोनर से मिलना चाहता था जिसने मुझे स्कॉलरशिप दी थी। आज तक मैंने उसके नंबर पर कॉल नहीं की थी। हमेशा मेरी परेशानी से पहले मुझ तक रकम पहुंचा दी जाते थे। आज पहली बार मैंने उस नंबर पर कॉल की थी। पहली बार ही कॉल रिसीव कर ली गई और आगे से जो जवाब आवाज़ मुझे सुनने को मिली थी वह मेरा पूरा शरीर पत्थर कर गई। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे चाचू की थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? यह शब्द नहीं निकले थे बल्कि पिघला हुआ शीशा थे जो मेरे कानों में उदल दिया गया। इस पढ़ाई के दौरान जितनी नफरत मैंने अपने चाचू से की थी इसका कोई मुकाबला नहीं था। हम खपा नहीं थे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता कि वह एकदम बोले थे, विनय बात कर रहे हो। और यहाँ आवाज़ मेरे पास हो गई। मैं हिचकियों से रोने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उसको कॉलर पकड़ के चीन छोड़ दूँ। आप इतने साल तक मेरी छुप कर मदद करते रहे, लेकिन आपने बताया क्यों नहीं? मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह बोले थे कि मैं जानता हूँ बेटा कि तुम रो रहे हो, मैं यही भी जानता हूँ कि तुम हैरान हो। बस इतना समझ लो कि कुछ काम छुप कर किए जाते ताकि दुनिया जलन ना कर सके और लोग बातें ना बना सके। मेरी दुआ है तुम बहुत कामयाब रहो मेरे भाई का। तुमने यह सपना पूरा करके मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैं मानता हूँ विनय, मैं तुम लोगों की चौखट पर नहीं आता, लेकिन कारण भी बहुत अहम है। मैं उस चौखट का अब सामना ही नहीं कर पाता जहाँ मेरे भाई रहता था। मुझे देखा ही नहीं जाता, वह घर खाली है। लेकिन आप, मुझे गर्व है कि तुम अफसर बनने वाले हो और अब मैं पूरे बैंड बाजे गाजे के साथ तुम्हारे पास आऊँगा। उनकी बात सुनकर मैं रोते रोते हंस दिया था। मैं आपको एक सबक देना चाहता हूँ। जिंदगी में बहुत से लोग आपके पास मौजूद है जो आपसे दूर है, लेकिन वहीं आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। बस आपकी कदर रखो नहीं देखी और उन्होंने पहचाने। नफरत करना किसी भी मसले का हल नहीं होता। मोहब्बत करना है जिंदगी का खूबसूरत पहलू होता है। नेकी करे और दरिया में डाले और सैल की उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से करे। बेशक मेरा भगवान अच्छा करने वाला है।